गॉड मुझे इतना अच्छा है कि मैंने जिस जिस दिन मैंने कोर्स कंप्लीट करी दिसंबर 1 साल, उसी समय मुझे कॉल भी आ गई मुंबई से, नीता मैडम की, नीता अंबानी मैडम की थी, गेस्ट हाउस, वो भी दैट आल्सो वीआईपी गेस्ट हाउस। सो वहाँ पे ऐसे रूम्स थे कि 350 400 दैट ओनली फॉर द वीआईपी। सोचो आप, इस जमाने में मुझे सिर्फ 5,000 मिला, अच्छा, उसमें मुझे स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ 5,000। बट नो, इफ यू हैव अ टैलेंट यू डू। ऐसा नहीं कि आपने इतना करो, कुछ ना कुछ, कोई आपके अंदर शर्म नहीं सबसे है। बड़ा टैलेंट यही है हाँ। कि आपने 8 से 6, 10 से 6 में अपनी जिंदगी को नहीं बिताया। लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी था, बहुत स्ट्रगल्स था, जो मैंने बोलते ना थोड़े थोड़े पैसे से जुटा जुटा के मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा तो मैंने सैलून बना दिया, नहीं। कोई इंसान सोचो ना क्या स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में कि वो इंसान दुर्गा पूजा में मोमोज बेच रहा है। क्या होते हैं, जैसे कि अभी मेरे लाइफ में क्या क्या रहा, वो हम भी दुख होते हैं, ऐसा नहीं कि हम दुख नहीं, हम लेकिन सबको कैसे बताएंगे, वो हम अकेले बैठ के हम सोचते हैं मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है। हम बेशक बोलते हैं भगवान को, देखो इंसान है, सब इंसान बोलते हैं भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, होते कि नहीं होते? बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं वो सच्ची कहानियां जो एक्चुअल में किसी का स्ट्रगल, किसी की आप बीती, किसी की सच्चाई और किसी का एक ऐसा वक्त हो सकता है लाइफ का जो उसने जिया है और शायद वो उसको एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ अपने शब्दों में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एलिगेंस नाम से हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर, बुटीक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ब्यूटी, ये एलिगेंस सैलून, यूनिसेक्स सैलून। यूनिसेक्स सैलून। हाँ, अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज का। तो हमारे साथ मैडम मौजूद हैं जिनकी अपनी खुद की एक स्टोरी है जो कि पब्लिक के लिए प्रेरणा, जैसे मेरा रियल लाइफ स्टोरी का सिंपल सा एक आपके लिए क्लियर संदेश है। मैं वो मोटिवेशन लेके आता हूँ आपके लिए जिससे आपको सच में कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ना कुछ करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि लाइफ में कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं इस टाइम पे और कई लोग मोटिवेशन से बहुत ज्यादा वंचित है। तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आने के लिए और पोस्ट कार्ड करने के लिए, मतलब मुझे अपने लाइफ को पूरा ये करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जब मैं अपने फर्स्ट मैंने अपना लाइफ में जब सबसे पहले स्टार्ट करी थी मैंने, जब मैं ऐसे 22-23 इयर्स की थी, तब मैंने मम्मी हमारे एक शॉप थे वहाँ पे, मम्मी मतलब हम होते थे, पापा तो रिटायर आर्मी थे, तो हमारा बिजनेस था, 2-3 बिजनेस थे, तो उसमें मम्मी करती थी, मैं मम्मी को हमेशा हेल्प करती थी। तो मुझे लगा मैंने अपना पढ़ाई भी मैंने 10 के बाद छोड़ दी थी। देन उसके बाद मैंने सोचा 1 साल के बाद मुझे पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करी, मैंने 12 कंप्लीट करी। उसके बाद में मैंने सोचा मुझे और आगे कुछ बढ़ना है, तो खुद का कुछ करना है। हाँ, खुद का भी कुछ करना है और मुझे आगे भी कुछ करना है। तो हमारे वहाँ पे लड़कियाँ लोग कोई इतने वो नहीं थे उस ज़माने में, जहाँ पे मतलब अभी तो बहुत लड़कियाँ अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं एक्चुअल में आप? मैं शिलांग से हूँ। शिलांग से? हाँ जी। अच्छा। तो मोस्टली वहाँ की लड़कियाँ लोग ज़्यादातर उधर ही में उसी स्टेट में ही काम करना चाहते हैं, तो दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड टू वर्क, सो दे वांट टू वर्क देयर इन देयर प्लेसेस ओनली। तो मैंने सोचा फिर नहीं, मुझे कुछ तो हमारे वहाँ पे सडनली एक मैनेजमेंट आ गया था एयर होस्टेस का, फ्रैंकलिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग का। तो मैंने उसी में मैंने अपना मतलब ज्वाइन करा 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स फ्रैंकलिन का। तो जैसे ही मैंने फ्रैंकलिन में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे इतना अच्छा है कि मैंने जिस दिन मैंने कोर्स कंप्लीट करी दिसंबर 1 साल, उसी समय मुझे कॉल भी आ गई मुंबई से कि जाने के लिए, जॉब के लिए। तो मम्मी लोग तो सोच रहे थे कि नहीं कैसे, जब फिर मैंने कहा चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अच्छे से करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर जॉब करा रिलायंस में। मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जो मुझे रिलायंस में बहुत सबसे बड़ा टॉप मुंबई में ये कंपनी है। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी एज अ फर्स्ट। ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट बड़े पोस्ट में ही मुझे मिले। फर्स्ट आई हैव वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट, देन आफ्टर 6 months और मे बी 7 months मैं उन लोग, जो मेरे कंपनी के जो सीनियर्स थे, मैनेजर थे, दे आर वेरी मीन्स मतलब क्या बोलते हैं, नो वो लोग इतने हैप्पी थे जैसे द वे आई एम वर्किंग एंड जैसे मैंने हैंडल करा। तो दे सेड नो,
उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको मैं रिसेप्शनिस्ट नहीं रखूंगी, तो उसको मैं दूसरे और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करूंगी. सो दे हैव ट्रांसफर मी एज अ सुपरवाइजर फॉर द ट्रेनिंग. दैट ऑल्सो आफ्टर 3 months दे हैव प्रमोटेड मी एज अ सुपरवाइजर, बिकॉज अच्छा 3 months के आफ्टर अंदर 3 months ओनली दे हैव मतलब मुझे सडनली उन लोगों ने मुझे फिर प्रमोट करे एज अ सुपरवाइजर. तो मैंने एज अ सुपरवाइजर काम किया आफ्टर मे बी टिल 1 year. उसके बाद मुझे फिर दूसरे जगह पे मुझे ट्रांसफर करे एज अ लिटिल सीनियर सुपरवाइजर. तो उस समय में मैं ये हैंडल करती थी कि जैसे स्टाफ को, अभी मेरे से जो छोटे में उसको मैं पूरा हैंडल करती थी. जैसे 20 स्टाफ हो गए, 30 स्टाफ्स हो गए, मैं उनके उसमें करती थी सब, मतलब काम के सिलसिले में. फिर उसके बाद फिर मैंने काम करी एक टीना मैडम लोगों के जो गेस्ट हाउस थे, वहाँ पे मुझे VIP के लिए उसमें मुझे सिलेक्ट करे. मैं तो वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र हो गई. तो मुझे फिर टीना मैडम, अनिल सर लोग आते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस का सब जो भी है कॉन्फ्रेंस हम मैनेज करते थे. और टीना मैडम जब हमारे गेस्ट हाउस में आते थे तो मैं ही उनका जो रूम्स थे, सब कुछ थे, उसका अरेंज मैं ही सब कुछ करती थी. यू आर टॉकिंग अबाउट टीना अंबानी. टीना अंबानी मैम. अच्छा, यस. आप इतनी अच्छी जगह पे पहुंच गए थे. जी. देन टीना मैडम लोगों का जितना भी जो भी उनका रूम्स का जो भी रहता था वो सब मैं टेक केयर करती थी. इवन द क्लीनिंग पर्पस, वट एवर शी वॉन्ट दैट, लाइक सपोज हर रूम्स का जो भी एंटायर जो चीज़ें थी वो सब मैं करती थी. तो जब जैसे कि मैम फ्लोर पे जाती तो मैं उसके वहाँ पे जाती थी एज अ लाइक उनको जो चीज़ चाहिए तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ. देन वो आती थी विजिटर. और मीटिंग जैसे अनिल अंबानी सर कुछ भी मीटिंग होते, कॉन्फ्रेंस होते, तो उसमें हमारा और हमारे टीम का बहुत ही ये सब रहता है. हम पूरे ऑलमोस्ट टीम वर्क, एज अ टीम वर्क वी आर वर्किंग. Then after maybe I have worked there for 2 years. After 2 years I got a transfer in other, means in Reliance on itself. But वो थे नीता मैडम की, नीता अंबानी मैडम की थी गेस्ट हाउस. वो भी दैट ऑल्सो VIP गेस्ट हाउस. सो वहाँ पे ऐसे रूम्स थे कि 350 400, दैट ओनली फॉर द VIP ओनली, नॉट फॉर, या दैट इज नॉट फॉर लाइक ना लिटिल बिट काइंड ऑफ. तो मोस्टली VIP आते थे. देन वहाँ पे हमारे ये नीता मैडम के बच्चे लोग आते थे, आनंद सर लोग आते थे, तो वो लोग आते थे. तो हमें अच्छा लगता था कि हाँ, हमें ये सब चीज़, मतलब ऐसे बड़े लोगों को हमें देखने को मिला. क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मैं एक डरती थी पहले, मैं घर से बाहर निकालने को मैं डरती थी. मेरे घर पे, मेरे परिवार में मेरे भाई बहन लोग डरते जितने नहीं थे, मैं बाहर निकलने के लिए मैं बहुत डरती थी. पर बोलते ना, हिम्मत दे देते कि बाहर जाके काम करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मतलब एक क्या बोलते हैं, हिम्मत मिल जाती है. और उन लोगों के साथ में मैंने काम करके मैंने बहुत ही, मतलब मुझे इतना क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब लेडी भी बना दिया. क्योंकि वो सब चीज़ें उनके साथ में रह के काम करके मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर उसके बाद में आनंद सर लोग आते हैं, फिर उनके साथ में बच्चे लोग आते हैं, तो हम लोग भी उनका हर चीज़ें टेक केयर करते थे, वो सब करें. फिर उसके बाद मुझे एज अ मैनेजर भी प्रमोट हुआ, एज अ एग्जीक्यूटिव हुआ उस दर में. मैं एज अ एग्जीक्यूटिव एज अ वाज वर्किंग. फिर उसके बाद मैं एज अ एग्जीक्यूटिव करना था, मुझे फिर से प्रमोट करा एज अ मैनेजर. देन मैनेजर में मुझे ये काम करनी पड़ी, मुझे कहीं रिलायंस के तरफ से जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े जो गेस्ट हाउस होटल्स मिलते हैं जो नया होता है, तो उसमें मुझे क्या करने पड़ते थे, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था. और सब कंप्लीट होने के बाद मैं उनको हैंड ओवर देती थी कि नाउ इट्स मतलब इट्स कंप्लीट, इट्स कंप्लीटेड, अब अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. तो उस समय में कैसा, मैं अकेली लड़की होती थी. कभी आई यूज्ड टू वर्क विद 100 ऑफ बॉयज विद ऑल टुगेदर. और इवन मेरे रिलायंस में जो मैं भी काम करती थी एज अ, उसमें मुझे उन लोगों ने इतना सपोर्ट करा, बहुत ही मुझे सपोर्ट करा हर कामों में. फिर मैं उसके बाद मुझे उन लोग ट्रांसफ़र करते थे, जैसे कि ये चेन्नई हो गए, ऐसे ऐसे जगह पे, मतलब मैं बहुत जगह पे उन लोगों ने मुझे ट्रांसफ़र करे एज अ काम के सिलसिले में. फिर मैंने काम हुआ. देन उसके बाद में मेरी फिर मैरिड हो गई. मैरिड होने के बाद में उसके बाद मैंने जॉब कम से कम 1 साल, मतलब मैरिड हो गई तो मैं घर पे रह गई. देन आई सेड घर बैठे बैठे मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैंने सोचा मैं काम पे चली जाऊंगी, काम कर लूंगी वापस. तो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द मुंबई अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. फिर मैं गई वापस. मैंने काम करा, पर दूसरे कंपनी में मैंने काम करा. दे ऑल्सो ऑफर मी वेरी गुड
आई यूज टू हैंडल ऑल द स्टाफ्स, इवन बैक ऑफिस पीपल्स, एवरीवन, ऑल द स्टाफ्स। फिर वहाँ पे काम कर मैंने 1 साल काम करने के बाद वापस मैं अपने घर आ गई। अपने घर आके फिर उसके बाद मैं घर आने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के घर चली गई, फिर बेबी हो गई। तो फिर बेबी होने के बाद फिर मैं वही खाली बैठ गई, क्योंकि मुझे खालीपन वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं पहले से काम करती थी तो मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बेबी होने के बाद मैंने नहीं सॉरी आई फॉरगॉट, बेबी होने से पहले मैंने फिर टीचर का काम करा, टीचर एज अ टीचर in my village only. Then maybe 6 month or 7 month I have शादी worked कहाँ से हुई आपकी? in Tripura only. अच्छा। तो मैंने फिर शादी कर मतलब आफ्टर मैरिज आई वर्क एज अ टीचर फॉर 6 or 7 month. फिर उसके बाद में गवर्नमेंट में ऐसा कुछ आया ना कि नो दोज डू नॉट हैव द डिग्री बीएड, सो दे कैन नॉट दे कैन एबल टू कंटिन्यू देयर और मतलब टीचिंग का ना वो करना चाहिए, राइट। देन कंपल्सरी हो गया, राइट। तो मेरे समय भी आ गया था, तो मैंने क्या करा, फिर हस्बैंड ने उसमें मेरे को सपोर्ट करा था कि ठीक है कि आप उसमें टीचर का लिए आप कोर्स कर लो। तो मैंने फॉर्म फिलअप करा, सब कुछ था। और वो भी मैं इतनी वो थी कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एज अ टीचर के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने मिला एज अ गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। टीचर का बस मुझे एक्सपेंडिचर मुझे करना था कि मुझे अपना ट्रैवलिंग का अपना पे करना था। तो मैंने एज अ टीचर मैंने कंप्लीट करा। फिर कोलकाता में मैंने अपना पढ़ाई का बीएड का कोर्स कंप्लीट करा। करने के बाद में मैंने फिर आई मैं फिर मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेट मैंने फिर से वही कंटिन्यू जॉब करा। जॉब करने के जी टीचिंग जॉब करने के बाद में फिर मैंने सोचा मेरा बेटा का तो यहाँ इतना मतलब विलेज में थोड़ा वो विलेज टाइप का था, तो मैंने सोचा मेरे बेटे के लिए पढ़ाई यहाँ पे थोड़ा वो रहेगा, तो स्कोप नहीं होगा, स्कोप इतना थोड़ा कम है। तो मैंने फिर अपने पास मम्मी के पास आ गई। तो वहाँ पे मेरे बच्चे को मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। तो उसी समय में पढ़ते पढ़ते लॉकडाउन स्टार्ट हो गई। अच्छा। लॉकडाउन में तो कुछ काम है नहीं, ये तो है, कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे भी और मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा टीचिंग की जॉब तो ऑनलाइन भी हो रही थी, बट मैंने वो छोड़ दी वापस। अच्छा। टीचिंग जॉब मैंने फिर वहां से तो मैं तो आ गई ना, वहां का जॉब मैंने छोड़ दिया। अभी शिलोंग में मैं क्या करूं, वो भी था क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के वहां से मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने शिलोंग में आई। शिलोंग में आने के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने बेकिंग का क्लासेस स्टार्ट करी। बेकिंग स्टार्ट करा। अच्छा। पेस्ट्रीज बनाने का। मतलब आपने क्या क्या किया है? अभी तो कहीं आधे में पहुंचे शायद मेरे ख्याल से। हाँ, आधे में पहुंची हूँ फिलहाल। फिर मैंने बेकिंग का स्टार्ट करा। बेकिंग बनाया, बेकिंग में मैं केक बनाती थी, जैसे क्रीम बन हो गए वो सब बनाती थी मैं पहले। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में फिर वो सीखने के बाद में मैंने सोचा मैं कंप्लीट हो गया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं घर पे आ गई। फिर मैंने बेकिंग का कोर्स किया आपने प्रॉपर? जी। फिर मैंने करने के बाद फिर मैं घर पे बैठ गई क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया। तो मैं और कहीं बाहर नहीं जाना चाहती जॉब के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे मम्मी के साथ था और मैं भी चाहती थी कि मैं अपने मम्मी के साथ रहूं, बेटा भी मेरे साथ रहे, टाइम दूं। जी। तो हमारे बेटे के स्कूल के सामने में एक बेकरी का एक अच्छा खासा बहुत अच्छा था, उसमें मुझे मिला। अच्छा। पर मैंने सोचो आप इस जमाने में मुझे सिर्फ 5,000 मिला अच्छा। उसमें मुझे स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ 5,000। 5,000 में मुझे, क्योंकि जब मैं मुंबई में काम करती थी तो मुझे ज्यादा मिलता था, बट मैंने 5,000 इसलिए चुना। देखो पैसा कमी नहीं होती है, एक तो घर के पास हो गई है और एक क्या होती है आपके हाथ बैठ जाएंगे। देखो आपको सीखना है तो आप पैसा मत देखो, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मिल जाएगा, एक एक्टिव लाइफ भी मिल जाएगी और आपके लिए नॉलेजेबल हो जाएगी। ये मत समझो उसमें तो मुझे कम पैसे दे रहे हैं मैं नहीं करूंगी, नहीं, पहले आप अपना काम दिखाओ, देन उसके बाद यू ऑफर योर whatever you want the salary they will provide you, because suppose आपने मेरे पास में काम करा, if you आप मुझे अपना काम दिखा रहे हो, of course I will observe you how you working, right or wrong, then only I will tell you don't go. Suppose if you are मतलब आप कहीं और जॉब छोड़ रहे हो, suppose you are leaving my job और मतलब आप छोड़ना चाह रहे हो, then मुझे तो पता है कि आप अच्छे काम कर रहे हो, then I will tell you of course मतलब आप मत जाइए, I will increase your salary, है कि नहीं। तो मुझे वैसे स्टाफ भी चाहिए होगी, देन मैंने भी वही करा। मैंने सोचा 5,000 में कर लो, नो प्रॉब्लम। मैंने करा 1 महीना, तो मैंने अपना हाथ को बटा दिया ब्रेड एज अ वर्कर, जैसा ही मैं काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने आराम से बैठ गई, वो मैं एज अ वर्कर ही कर रही थी काम ही 5,000 में। तो फिर बेटा का स्कूल भी खुल गया,
स्कूल खोलने के बाद उस समय मुझे टाइम नहीं मिला, बेटा को छोड़ना पड़ता। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे हाथ तो बैठ गए, अभी मैं क्या करती हूँ, बेटे को अभी स्कूल ले जाऊँगी, आऊँगी, ले जाऊँगी, आऊँगी। मैंने ऐसा 1-2 महीना 3 महीना करा। देन उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मेरे अपने हाथ को मुझे स्टॉप नहीं करनी, जो मैंने सीखा वो मुझे वापस चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, फिर घर में बेकिंग का मशीन खरीद ला, केक बनाने वाला। उसके बाद मैंने फिर स्कूल्स में मैंने गई, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उनको मैंने कहा आप लोग एक बार मेरा केक खा के देखो, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और मेरा जो होममेड केक होगा उसमें हाइजीन रहेगी। देखो आप मार्केट में खाते हो वो डालडा मिलेगा, बट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बटर के साथ। मतलब उस तरह का मैंने लोगों को कमेंट करके मैंने लोगों को मैं केक देती थी। तो लोग मेरे को बर्थडे के समय में मुझे ऑर्डर करते थे, तो वो ऑर्डर मुझे मिल जाता था। जैसे कभी 2 कभी 3 ऑर्डर मुझे मिल जाता था, तो मेरी कमाई हो जाती थी, है ना। मैं बेटे को छोड़ने जाती हूँ, मेरा हाथ में एक केक होता है और मैं लेके जाती हूँ। मानो 2 होगा तो बेटे को भी पकड़ूंगी, बस में जाऊंगी और बेटे को लेके चली जाऊंगी। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स लोग हैं उनको कॉल करके आपका ये केक है बोल के मैं दे देती थी। 2-3 ऑर्डर आ जाता था। तो वैसे करके मैंने अपना लाइफ बिताया। केक हो गया, होने के बाद में फिर लॉकडाउन भी वो हो गए, तो मुझे मुंबई से वापस कॉल आया। मुंबई से कॉल आने के बाद मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जॉब ऐसा मिला है आपके लिए, आप ही के उसमें, तो आप क्या करना चाहोगे। मैंने बोला सर मैं अभी तो नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज एक्चुअली आई वॉज हैप्पी विद माई whatever I'm doing in my baking. I was happy with work from home. yes. फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ये तो नहीं जाऊंगी। फिर मैंने मम्मी से डिस्कस करा, मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे जाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मम्मी ने कहा वो तुम सोचो, तुम्हें जो अच्छी लगती है वो करो। मैंने बोला फिर आप बच्चे को देख पाओगे। तो मम्मी ने कहा देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो हमने डिस्कस करा, भाई बहन सबने। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आपकी जहाँ खुशी है आप वहाँ कर लो, आपका बच्चा को हम लोग थोड़ा दिन देख लेंगे, नो प्रॉब्लम, कुछ होता है तो आप आ सकते हो 1 साल में ना। मैंने कहा ठीक है। जब मुझे रिलायंस में मुझे वापस कॉल आया, मैं वापस गई। जाने के बाद में उन्होंने क्या करा, मुझे एक्चुअली कॉर्पोरेट में मिला था, कॉर्पोरेट में। तो जाते मुंबई में जाते मुझे फिर उन लोगों का ऐसे डिसीजन चेंज हो गया। डिसीजन चेंज ऐसा हुआ, मैं तो चली गई, बट दे हैव चूजन मी इन अ मोदी हाउस। मुझे एज अ मतलब मोदी हाउस में मुझे, मतलब मनोज मोदी के घर पे, जो ये मुकेश अंबानी के जो राइट है ना मनोज मोदी सर, उनके पास, उनके घर पे मुझे एज अ स्टेट असिस्टेंट मैनेजर करके मुझे प्रमोट करा। और वहाँ पे मैं काम करती थी स्टेट असिस्टेंट मैनेजर करके। तो वहाँ के जितने भी सब स्टाफ सब मैं हैंडल करती थी। इवन ऐसे थे कि जहाँ पे जो भी स्टाफ में उनको करती थी, जैसे कि बिल्डिंग मैनेजर हो गए, एग्जाम्पल वो बिल्डिंग मैनेजर है, मेरे से सीनियर है, बट है ना, बट वो सर भी हमें ही फोन करेंगे कि मतलब ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वी आर वेरी पर्सनल विद द, हम पर्सनल स्टाफ जैसे ही हो गए ना। तो 2-3 लड़के हम लोग पर्सनल स्टाफ जैसे थे। तो मतलब एसी वाले जैसे कोई सर्विसिंग के लिए आएंगे तो हमें करते, कुछ भी काम होगा बर्थडे हम सब मैनेज करते थे, कुछ भी फंक्शन होगा हम मैनेज करते थे। तो हमारे वहाँ पे यही मतलब हम पर्सनल स्टाफ के अकॉर्डिंग हम लोग उसी में सर लोग के घर में काम किया। तो वो मैडम भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। वो तो मुझे वो भी बोली जब तक तुम मतलब जॉब तुम जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए ऑलवेज डोर इज ओपन फॉर यू, व्हेनेवर यू वांट टू कम यू कम एंड जॉइन अगेन, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब इसलिए छोड़ी कि मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मुझे वो जॉब भी मुझे छोड़नी पड़ी, अच्छा खासा जॉब, दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, एकोमोडेशन। इवन जब से मैंने काम किया मुझे हर कंपनी ने मुझे एकोमोडेशन एंड फूडिंग और सब कुछ, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मुझे देते थे, हर चीज़ में। मैं इतनी वो थी ना, मतलब बोलते ना ऊपर वाले की भी इतनी वो है, जो मैं हर वक्त मुझे एक्टिव भी नहीं, और बोलते ना मैं बहुत ब्लेसिंग हूँ टाइप में। मैं टच वुड, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि भगवान भी मेरे साथ में हर, अभी नहीं तो कल के दिन, नहीं तो परसों के दिन मुझे दे देती है। तो मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखती हूँ। देखो मन में दुख है, आप सामने वाला को क्यों बताओगे, ऑलवेज बी हैप्पी इन योर फेस, होना चाहिए कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव रखो। आप जितने पॉजिटिव रखोगे आपके आगे वाला भी आपको जो दिखेगा वो पॉजिटिव ही दिखेगा। आप उसके ऊपर नेगेटिव देखेगा वो आपको नेगेटिव ही लगेगी। तो हम चाहते कि हम उन पे पॉजिटिव ही देखें।
तो हमारे साथ में पॉजिटिव ही होते रहेगी। तो फिर उसके बाद में मैंने वो छोड़ के मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद तो अभी आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम मुझे तो जाना पड़ेगा, मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम। तो मैडम ने कहा हम तुम्हें सैलरी दे देंगे, डोंट वरी, जैसे काम नहीं भी करो हम आपको पैसा देंगे। मैंने कहा नो मैम, मतलब नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने कहा कि मैम जब मैं काम ही नहीं करूँ तो आप मुझे मत दीजिए। पर उन्होंने फिर भी मुझे इतने प्यार से 2 महीने का पूरा सैलरी मुझे दिया। इवन टिकट बुक से लेके मेरे को हर चीज़ दे। बहुत मतलब बोले ना, एक भगवान के रूप में भी बोलते ना, ऐसा काम है मुझे मिला है। आफ्टर वो भी कितने साल के बाद मेरा गैप, कम से कम 6-7 साल गैप था। मैनेजमेंट गैप तो हो ही गया आफ्टर मैरिज के बाद। सब कुछ मेरा चेंज हो गया, बेकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, वो सब तो चेंज ही हो गया। तो उसके बाद मुझे फिर से ऑफर भी ऐसा अच्छा मिला, ऑफर फिर से मुझे वही अच्छा खासा पगार, अच्छा खासा सब कुछ मिला। और मैं इतनी वो कंफर्टेबल थी, मतलब इतने केयरिंग थे। मुझे कुछ भी होता था वो लोग फट से आते थे, मेडिकल का हो कुछ भी हो, मेरा हर चीज़ में वो लोग बहुत सपोर्ट करा। फिर उसके बाद मैं आ गई खटीमा में। खटीमा में आने के देखो शिलोंग, त्रिपुरा, मुंबई, ये खटीमा कहाँ से आ गया? खटीमा ऐसे आया, मेरा भाई यहाँ पर था ना, ये लखनऊ में था एक्चुअली। वो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ ना, मतलब वो यहाँ पे आनंद हॉस्पिटल में काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मम्मी भी उनके साथ थी। तो अदरवाइज मम्मी कहीं और तो मैं साइड से वहीं होती। मेरे मम्मी शिलोंग है तो मैं भी शिलोंग में होती अभी। अच्छा। बट भाई है बोल के, भाई के कारण से मम्मी भी यहाँ है। तो मेरे मम्मी के साथ में मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे के साथ में कौन आना पड़ेगा? अभी मुझे आना पड़ेगा। तो अभी मुझे मेरा अपना वो छोड़ के मैं यहाँ पे अभी खटीमा में हूँ। तो खटीमा में भी मैंने ऐसा सोचा, जब मैं हस्बैंड कहाँ है आपके? मेरे हस्बैंड त्रिपुरा में ही है। अच्छा। हाँ, त्रिपुरा में वो भी अभी जॉब ही करता है, गवर्नमेंट का ही जॉब है उनका भी। ये इसमें मेडिकल फील्ड में ही है वो भी, उसी में ही है। तो फिर उसके बाद में शिलोंग में तो मैंने कौन से ईयर में, ये फ्रैंकफिन करने के बाद, फ्रैंकफिन से पहले जैसे कि मैं 1 घंटा 2 घंटा वही पार्लर का, जो मेरे फ्रेंड थे ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग ब्यूटी पार्लर करते थे, तो वहां जाके थोड़ा 2 घंटा, उस समय तो जवान में जाने का ना दोस्त के पास, वही ट्रेनिंग करता है, फेशियल थोड़ा करता है, वो सब वो भी था। वो सब में भी इंटरेस्ट है मुझे, तो हर चीज में बहुत इंटरेस्ट है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन में मैंने मोमो भी सेल करी। अच्छा। मोमो भी सेल करा लॉकडाउन में। मोमो इतने सेल करा, सिर्फ सुबह से मैं बनाती हूँ, शाम को मैं बैठ जाती हूँ। एक छोटा सा मैंने स्टॉल जैसा बनाया, वहां पे बैठ के जो भी है मैं बनाती थी, 500 या 1000 जो भी है वो पूरा 2 घंटे में सेल। और उसी पैसे से मैंने अपने, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा भी मेरा दिन आ गया था, मतलब मुझे अपने घर आने के लिए मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास, है ना। मेरा ऐसा भी दिन आया कि मतलब घर आने के लिए, मतलब घर आने के लिए मीन्स मेरे होम टाउन से मेरे अपने माँ के घर। तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे ही अपना गुजारा, मतलब नॉर्मल। तो मैंने सोचा नहीं क्यों मांगना किसी से, है ना, इससे मांगो उससे मांगो, तो उससे अच्छा मैं कुछ, जब मेरे पास में इतना चीज है मैं कर सकती हूँ तो मैं उसको चीज करूंगी। तो पूजा में था, हमने भी इंजॉय करा। वो पूजा में हमने, दुर्गा पूजा बोलते हैं उसको, दुर्गा पूजा में बहुत लोग घूमते हैं ना, ये ऐसे नवरात्रि क्या है इसमें ना, क्या नहीं ना, दुर्गा पूजा अलग होती है। अच्छा, दुर्गा पूजा ना, उसमें हम लोगों ने क्या करा, मैंने सोचा नहीं मैं कुछ करूंगी, शॉप तो करूंगी, खुलना है मुझे। तो मैंने मोमो सेल करा, एक 1000 या जितना भी था 800, तो पूरा सेल 2 घंटे में, 2 घंटे में सेल होता था। तो ये दिन मैंने शायद से कम मैंने कितना दिन तो रखा, जितना दिन दुर्गा पूजा था उतना दिन मैंने मोमो का मैंने सेल करा। और मैं इतनी खुश हो गई, मुझे इतना पैसा मिला। मैं बहुत खुश हो गई, मैं बोला वाह। तो मुझे लगता है कि मैं मोमो भी अच्छा बना सकती हूँ बोल के वो भी करा। वो लॉकडाउन में ही करा था। मैं ऐसे खाली कभी बैठी नहीं, मुझे अपने आप को ही वो होती है ना। तो मुझे जितना मैं चाहती हूँ मैं काम सीखूं, मैं नया नया एक्सपीरियंस लूं। ऐसा नहीं कि आपने टीचिंग करा तो टीचिंग में बैठ जाओ, नो, यू हैव ह्यूमन के पास में क्या रहते हैं, बहुत सारे टैलेंट होती है। वो हम भी अपने आप को नहीं जानते कि हमारे पास में क्या टैलेंट है। मैं चाहती हूँ कि आपके पास में भी बहुत टैलेंट है, उनके पास में भी बहुत टैलेंट होगा। लोग, हम सोचते हैं क्या, हम तो एक ही में बैठेंगे, छोड़ो ना दूसरा क्या करना, लोग ये सोच के बैठ जाते हैं। बट नो, इफ यू हैव अ टैलेंट यू डू। ऐसा नहीं कि आपने इतने से करो, कुछ ना कुछ, कोई शर्म नहीं है। सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि आपने 8 से 6, 10 से 6 में अपनी जिंदगी को नहीं बिताया। आपने बोला कि मुझे 10 से 6 में नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है। जैसे कि आपको बताऊं तो जनरली क्या होता है कि एक इंसान पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद उसका टारगेट होता है नौकरी, नौकरी के बाद शादी,
शादी के बाद घर, घर के बाद परिवार, लेकिन इसके साथ साथ चाहिए एक नौकरी। नौकरी भी चाहिए। नौकरी चाहिए जो 10 से 6 बैठे और घर आए, फिर अपना परिवार देखे, फिर वापस अगले दिन सुबह उठ के वो सेम रूटीन में जो नहीं रहता, जी। जो सेम रूटीन को छोड़ के अलग जाना चाहता है ना, हाँ। वही टैलेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा। मेरे लिए टैलेंट वही है जो 10 से 6 से हटके कुछ भी काम करना चाहता है ना, अच्छा। वो टैलेंट है, चाहे वो कुछ वही भी मेरा करे। पढ़ाई भी तो वैसे, मैं 12 के बाद में चली गई जॉब। उसके बाद मैंने फिर सोचा 2 साल के बाद मैंने फिर सोचा नहीं, मुझे 12 के बाद मुझे और पढ़नी है, मुझे आगे तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे पढ़नी है। और तो मैंने फिर से ग्रेजुएट मैंने उसमें करा, इग्नो से करा। अच्छा। जॉब भी करती गई, इग्नो भी देती गई, एग्जाम के समय में आ गई थी, पर मैं एक बार फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? शादी हो गया था, तो मैं एग्जाम देने नहीं गई, तो मेरा वो साल वेस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर अपना बीएड करा। तो मैंने तो ऑलमोस्ट मैं एमए भी करना चाह रही थी। दो ही चाहिए, चाय नहीं पीता तू? तो मैंने क्यों तकलीफ करा, कोई बात नहीं। नमस्ते। तो मैंने एमए भी करना चाह रही थी, बट एमए नहीं हो पाया। एक्चुअली वो भी मैं पढ़ना चाह रही थी। फिर उसके बाद में क्या करा मैंने, वही फिर मैंने मुंबई में मैंने थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का अपने उसमें सोचा, मैंने ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जो स्टाफ थे थोड़े थोड़े ऊपर में, जो एक मेरी थाईलैंड की फ्रेंड थी, वो लोग भी करे, थोड़ा उनसे भी थोड़ा थोड़ा कुछ देखे, कुछ कुछ सीखी मैंने बहुत कुछ है। और हमारे सर के वहीं पे बिल्डिंग के नीचे में भी थे सैलून, वहाँ पे भी वो है। तो मैडम ने भी कहा कि तुम भी ये बार, मैडम ने मुझे एक इनकरेज करा था एक्चुअली सैलून का चीज़ के लिए। तो उन्हीं के बातों से मेरा दिमाग में वो घुस गया, तो मुझे करना है। तो उन्होंने, किस्मत ने और जिंदगी ने जब जब सिखाने की कोशिश करी, आपने कभी ना नहीं बोला? ना, मतलब कभी नहीं। जब जब किस्मत या जिंदगी ने मौका दिया, आपने कभी ना नहीं बोला? मैं ना नहीं बोलती, उसको मैं करती हूँ, कोशिश बेशक करूंगी। मैं हार मान जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानती, पर मैं उसको ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। और आगे आगे कोशिश करना चाहती हूँ। अभी भी मैं सोचती हूँ और मैं कुछ करूँ। अभी मेरा सैलून है, बट सैलून में भी मैं और चाहती हूँ मैं और भी कुछ करूँ। ऐसा नहीं कि सैलून का प्लान कहाँ से आया? सैलून का प्लान इसलिए आया, अभी मैं जब खटीमा में आ गई, खटीमा में आने के बाद फिर मैं 15 दिन बैठ गई। बेटा था हिंद पब्लिक स्कूल में। अब मैंने सोचा अभी तो जॉब भी नहीं है खटीमा में, ना इंडस्ट्री है, कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, यहाँ क्या कर सकती हूँ। फिर अच्छा वैसा ग्रुप बना मेरा मोबाइल में। एक सर ने मुझे ऐसा हिंद पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है ऐसा बोला। फिर एक पूजा पांडे मैम भी, उनका भी कुछ प्रॉब्लम था, डिलीवरी का कुछ था, इशू था, वो था। तो मैं हिंद पब्लिक में गई। तो हिंद पब्लिक में जाने के बाद मुझे बीएड आपने किया ही था? हाँ। तो मैं गई, पूछा, बोला, कर रहा मैंने 3 मंथ्स मैंने टीचिंग का वहां पे करा। बट ये 3 महीने में मैंने सोचा मुझे टीचिंग लाइन में अभी तभी जाना नहीं, क्योंकि मैंने वो बहुत पहले छोड़ दिया है। तो आई डोंट वांट टू वर्क अगेन एज अ टीचर, सो आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट। मैं अभी अपना लाइफ में कुछ करना चाहती थी, वो भी मेरा खुद का ओन। तो मैंने सोचा नहीं, अभी मैं कुछ करूंगी। फिर मैं करने के बाद मैं यहाँ पे मैं गई। तब तक मेरा प्लानिंग चल रहा था कि मुझे सैलून ही खोलना है ना। सैलून खोलने के बाद मैंने सोचा नहीं, करना है। फिर उसके बाद में फिर मैं थोड़ा ये जो यहाँ पे एक होगा, मेरा भाई ऐसे घूम रहा था, क्योंकि मैं अपने भाई को बोल रही थी कि मुझे घर में बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ दो, जब तक सैलून नहीं बन रहा है। टीचर तो मैंने कर लिया। फिर मैंने के बाद मैंने एग्जाम खत्म, मैं फिर उन लोग सर लोग ने कहा तुम आ जाओ, तब तो हमारा सैलून बन रहा था। बट सैलून बनते बनते भी मुझे फिर भी एक काम चाहिए, कुछ काम चाहिए, खाली नहीं बैठना। तो मेरा भाई ऐसे घूम रहा था, वो जो क्या है, रेलवे फाटक, क्या है? हाँ, रेलवे फाटक, रेलवे स्टेशन। हाँ, वहाँ पे एक हैना करके लिखा है ना, ब्यूटी पार्लर करके कुछ, हीना ब्यूटी पार्लर। हाँ। जस्ट मेरे भाई ने बोल के आया, फिर देख लिया, आ गया घर पे। दीदी आप एक काम करो, मैंने एक देखा है पार्लर, आप वहाँ पे जाके कर लो, थोड़ा दिन देख लो कैसा हो, थोड़ा जाओ, थोड़ा सीख लो, आपको भी अच्छा लग जाएगा, दोस्त लड़की लोग है, ये है। तो मैंने कहा तो वो भी ठीक ही है, कोई लड़कियां मिल जाएगी, मैं घर में कितना देर बैठूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो सीखूंगी फिर जाके भी ना। फिर मैं वहाँ पे गई, 1 महीना मैंने स्ट्रिप करा। 1 महीने के बाद मेरा तो सैलून भी रेडी हो रहा था। फिर वहाँ से भी कॉल आ रही थी टीचर्स लोगों की कि दोबारा ज्वाइन करो, आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी फॉर द, मतलब जो भी है। मैडम ने भी, सर ने भी, इवन हिंद पब्लिक स्कूल के जो सर थे, मैडम थे, नीरज सर है, और वो दूसरे क्या मैडम थी, मंजू मैडम, वो लोग बोल रहे आपके लिए ऐसा वैकेंसी है, जब आप आ जाओ, ये है। मैंने कहा देखूंगी, पर मुझे नहीं करना था वापस, क्योंकि मुझे अपना ही सैलून में ही अपना वो करना था, सेटलमेंट। फिर वही कहते कहते अपना सैलून में मैंने अपना ओपन करा। तो आज कितना टाइम हो गया सैलून को? हमने ये जुलाई
जून जून में ही खोला था शायद, जी। जून में, हाँ, तो जून जुलाई में इन्होंने सैलून खोला। जून मैं जुलाई। कहता हूँ जिंदगी में मैंने इतने ज्यादा वेरिएशन तो शायद आज तक किसी के नहीं देखे। नहीं। मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी था, बहुत स्ट्रगल्स था, जो मैंने, बोलते ना, थोड़े थोड़े पैसे से जुटा जुटा के मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा तो मैंने सैलून बना दिया, नहीं, थोड़े थोड़े, देखो ऐसा नहीं कि, देखो आप परिवार के साथ रहते हो, ऐसा नहीं कि आपने कमाया तो आप वो पैसा को रखोगे। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की, आपने कमा रहे हो, अभी आप अपने माँ को नहीं दोगे, पापा को नहीं दोगे, भाई को नहीं दोगे, ऐसा नहीं कि आपने कमा ले तो आप अपने पास ही रखोगे, कि बोलोगे कि नहीं अभी ये मेरा पैसा मैं रखूंगी, नहीं, ऐसा तो होने, क्योंकि जब माँ पापा ने हमें इतना उसमें पाला है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनको कुछ दे, है कि नहीं, हम भी उनको कुछ दे, कुछ करे। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा था मैंने सैलून खोल दी ना, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, थोड़े लोन है, थोड़े कुछ है, कुछ चीज़ों से ही बनी है ये भी। ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्ट्रगल नहीं करा, मैंने तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी, बहुत स्ट्रगल करा। वेरिएशन भी मैं कहता हूँ, देखो कोई अपने स्ट्रगल को बताए ना बताए, लेकिन उसकी लाइफ की विविधताओं से और उसके वेरिएशन से कि उसने कहाँ कहाँ मतलब ट्राई किया है। भाई एक इंसान कभी टीना अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, ऐसे घरों में, जो ऐसे घरों में मतलब उनके प्रॉपर मैनेजमेंट में रहा हो, घर संभालने के मैनेजमेंट, घर नहीं, ओ में ये गेस्ट हाउस उनके, इस तरह के मैनेजमेंट जो इंसान रहा हो, हाँ, रूम्स, 250 रूम्स, ऐसे रूम्स, वहां से कोई इंसान, सोचो ना क्या स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में कि वो इंसान दुर्गा पूजा में मोमोज बेच रहा है। कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना स्ट्रगल, कि वो बंदा बेकिंग का कोर्स करके किसी की दुकान में 5,000 रुपए में काम कर रहा है, और वो बंदा वही इंसान फिर कभी टीचिंग की जॉब कर रहा है, तो कभी उसके लिए बीएड कर रहा है, कभी उसका बीएड करने का फिर वापस से वो अपनी पुरानी लाइफ में जाता है। तो लेकिन कहाँ उसको जिम्मेदारियां उसको वहां टिकने नहीं देती हैं, जिम्मेदारियां उसे वापस ले आती हैं, ठीक है। मतलब कितनी बार घुमाया है इंसान की जिंदगी को, तो उस पर तो स्ट्रगल लिखा ही हुआ है। अगर स्ट्रगल नहीं होता तो वो उतनी बड़ी जॉब है, छोटी जॉब, और छोटी जॉब से इतना ज्यादा माइग्रेट तो कभी इंसान होता ही नहीं। लेकिन हाँ ये बात है, ऊपर वाले ने मुझे इतना सादे, मुझे कभी डिप्रेशन में नहीं गई। मैं चाहती हूँ, मैं, क्योंकि मेरे माइंड पे हमेशा रहता था पॉजिटिव, मुझे क्या करना है आगे, क्या सीखना है, मुझे क्या करना है। कभी हारने का मन नहीं हुआ? नहीं, अभी भी नहीं, हार नहीं मानना चाहती मैं। अच्छा, अभी भी नहीं मानना चाहती मैं, सीरियसली नहीं। हार मानने का तो मतलब ही नहीं होता। जो हार गया वो उसने क्या किया फिर? उसने कुछ किया ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि आगे कुछ और करूँ, लोगों के साथ मिलकर और कुछ करूँ, ऐसा नहीं कि अकेले या कुछ ना। अभी भी मैं चाहती हूँ लोगों के साथ मिलकर मुझे और कुछ करना है तो मैं करूंगी, कोई अच्छे बनाना, आप हमारे साथ करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल करेंगे। मैं जैसे पॉडकास्ट में तो लोगों को मालूम ही है, जनरली लोगों को, हाँ। मेरा खुद का एक एनजीओ है। तो अच्छा। हम एक्चुअल में एक ऐसा एनजीओ है जिसमें कि हम ना सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए, या किसी नीडफुल पर्सन के लिए, हाँ। या फिर किसी नीडफुल पर्सन की कोई शक्ल सूरत या कोई जाति नहीं होती, नहीं। या उसकी कोई लाइक ये नहीं होता कि वो ह्यूमन होगा या जानवर होगा। मेरे लिए नीडफुल एक चीज है, जरूरतमंद, जिसे मैंने ना जरूरतमंद, तो वो जहां होता है हम वहां जाते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। जो मेरे एनजीओ का बायलॉज है वो ऑल ओवर, एक पहली चीज तो एनजीओ पूरे ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड है, हमें जहां से भी किया जाता है हम पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए। और दूसरा, उसके बायलॉज में ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है जो एनजीओ के फैक्टर में होता है ना, हाँ। कि हम एजुकेशन फील्ड में करेंगे, हमने सब डाल दिया। हाँ। जिस दिन मैंने एनजीओ बनाई, मैंने मुझे सब चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी की हेल्प करूंगा। अब यहाँ से पंजाब में बाढ़ आती है हम वहां भी जाते हैं, अच्छा। बिहार में बाढ़ आती है हम वहां भी जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह सीके बच जाता है, हमारे वॉलंटियर्स हैं हर जगह। जैसे बिहार में वॉलंटियर्स हैं, कुछ पंजाब में है, हिमाचल में है, गुजरात में है, हर जगह वॉलंटियर्स है। इस टाइम पे हर जगह लोग बैठे हुए हैं, जहां से हमें हेल्प पहुंचानी होती है तो हम कांटेक्ट करके, वो कनेक्ट करके हम हेल्प पहुंचा देते हैं। और कुछ जगहों पे हम भी जाते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। दिल्ली में 10 साल हमने इस एनजीओ को रन किया। दिल्ली में 10 साल हो गए हैं अभी इस एनजीओ को, मतलब ऑलमोस्ट। लॉकडाउन में हमने शायद एक दिन, तो बहुत दूर की बात है, शायद हमने 1 घंटा भी मिस नहीं किया लोगों की हेल्प करने में। मतलब शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी बिजनेस लाइफ में कभी आज तक इतना बिजी नहीं हुआ जितना मैं लॉकडाउन में बिजी था। अच्छा, मैं सुबह 8-9 बजे निकल जाता था और उसके बाद रात को 11-12 बजे घर आता था। मतलब मेरा वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा था, 12 से 13 घंटे था वर्किंग आवर्स। उसके अलावा भी रात बेरात कॉल आते थे इमरजेंसी के, किसी को ब्लड चाहिए, ठीक है, किसी की लाश जलानी है, किसी के साथ कुछ जाना है, किसी के साथ कुछ करना है,
हमारे सामने भूख, हमने बीमारी से कम भूख से मरते हुए इंसान देखे हैं अपने सामने। हमने इसलिए मतलब मैं रुका नहीं, मतलब नहीं यार, जाना पड़ेगा यार। जाना पड़ेगा। इंसान भूख से भी मरा है, इंसान भूख से मरते भी देखे, इंसान भूख से लड़ते भी देखे मैंने, कि आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं खाना खाने के लिए। ये भी देखा कि भाई कुछ नहीं बचाना, जब जो फुटपाथ में रहने वाले आवास में, तो उसने अपने अगल बगल में बैठे वाले बंदे को काट कूट के उससे ले लिया, चाकू वाकू मार के। मतलब ये कंडीशंस देखी ये तो हमने। लॉकडाउन में था, हाँ, ये मतलब हमारे लिए भी एक टाइम पे रिस्क होने लगा था, जैसे कि हाँ। मेरे को कॉल आई किसी की, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई नोन है, दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में कोई रेंट पे रहते हैं, उनका रेंट भी नहीं है देने का, किराया भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जैसे कोई आर्टिस्ट है, मतलब ऐसे हर प्रोफेशन में तो नहीं चल रहा था ना काम, नहीं। किसी भी प्रोफेशन में काम नहीं चल रहा था, सिर्फ डॉक्टरी लाइन में या फिर ये जो कुछ लाइन के लोग, मेडिकल लाइन के लोग थे, इन्हीं का काम चल रहा था बस। तो ऐसे लोगों के कॉल आते, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ है, कोई जॉब कर रहा है, घर पे बड़ा हुआ है, वो हमको कॉल करते थे कि सर हमारे पास राशन बिल्कुल नहीं बचा है, हम रेंट पे रह रहे हैं, रेंट तो उन्होंने माफ कर दिया कुछ दिन के लिए, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो उनके लिए भी किट लेके जाना, फिर गली मोहल्ले से ऐसे कॉल आना कि भाई जहाँ पे 2-4 परिवार इनको राशन लेके जाना। जब हम राशन देने जाते थे हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, डिस्टेंस मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात है, वहां में राशन देना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, क्योंकि उनको सबको भूख लग के मारे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो आएंगे ही वैसा। और उस समय तो वो लोगों में कितने ऐसी लोग कोई चीज ही नहीं थी जो उस टाइम पे छोड़ी, चाहे एक पानी की बोतल क्यों ना, वो देने तक के लिए हमने मतलब बहुत स्ट्रगल किया लोगों तक पहुंचने के लिए। जैसे कि यहाँ से जो लोग पैदल पैदल निकल रहे थे, आपने उस टाइम सुना होगा कि कोई बिहार पैदल निकल गया, कोई उत्तर प्रदेश पैदल निकल गया। तो जो जा रहे थे उन लोगों के लिए बोतल भी अरेंज कर रहे थे, पानी की बोतल, खाना पानी जो भी अरेंज कर सकते थे करते थे, जो हो सकता था सब कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा। अपनी एनजीओ से मतलब कभी पीछे नहीं हटे हम कभी। मैं पर्सनली कितना मतलब सक्सेसफुल हुआ वो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी एनजीओ सक्सेसफुल है, जिसमें मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, ये सब एक हम का काम है। जब सबने मिलके किया ना, टीम वर्क, ठीक है, मैं सबसे आगे जा रहा था, ये बात अलग है, क्योंकि मैं डरता नहीं था किसी चीज से। राइट, यही सबसे बड़ी बात है। देखो आप में हिम्मत होगी ना, तो आपके पीछे वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पीछे वाले भी आएंगे। मेरे पीछे पूरी एनजीओ में जितने ग्रुप थे सब सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए देखो आप में जो एक क्वालिटी है, आप सामने में से एक तरह दिखाओगे ना, तो वो बच्चा आपके पीछे ऑटोमेटिकली गया। आप थोड़ा डर जाओगे, वो बच्चा भी फिर आपका भी वो करेंगे। इन बिटवीन में पर्सनली हार गया, पर्सनली बताओ, पर्सनली हमारा जिम था वहां पे दिल्ली में ना, तो 3 महीने तो उन्होंने रेंट माफ किया। जैसे 6 महीने बीते, बोलते 6 महीने का रेंट दो, नहीं तो आप जगह खाली कर दो। इसका आपका था वो या किसी हाँ, मेरा अपना जिम था। अच्छा। तो पहले तो 3 महीने मतलब 1 मंथ का रेंट था हमारा 1 लाख रुपए। तो 3 महीने तो पहले उसने कहा नहीं लूंगा किराया, सरदार जी थे। फिर 6 महीने बाद बोलते 6 महीने का दो, नहीं तो खाली कर दो। मतलब उन्होंने एकदम से जबान चेंज कर दी, हम फंस गए। मुझे मजबूरी में 35-40 लाख का जिम मैंने 6 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। वो बेच के मुझे फिर खटीमा आना पड़ा, लेकिन खटीमा आने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अच्छा, आप भी थोड़े बहुत मेरी तरह उसमें हो? हाँ। अच्छा। तो वो 5 साल हो चुके हैं अभी इस बात को, मैं भी तब से ही आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भी तब से ही यहाँ पे। मैं तो लास्ट ईयर ही आई हूँ। कब से? लास्ट ईयर। अच्छा, आप लास्ट ईयर आए, मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, तो वही है, ये सब चीजें लाइफ में होती हैं, ये वेरिएशंस ही हमको सिखाते हैं कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। जिंदगी आपको हराती रहेगी, गिराती रहेगी, भटकती रहेगी, ये तो काम है जिंदगी का, तो करते रहेंगे सही में। और ऐसे पॉडकास्ट मैं कहता हूँ कि रियल मोटिवेशन होते हैं। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान क्यों कर रहा है, राइट, लेकिन जो उसके अंदर जो हलचल चल रही है शायद वो आप समझ नहीं पाओगे। देखो हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि अभी मेरे लाइफ में क्या क्या रहा, वो हम भी दुख होते हैं, ऐसा नहीं कि हम दुख नहीं, हम लेकिन सबको कैसे बताएंगे, वो हम अकेले बैठ के हम सोचते हैं मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है। हम बेशक बोलते हैं भगवान को, देखो इंसान है, सब इंसान बोलते हैं भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, होते कि नहीं होते? बोलते, लेकिन हम सबके साथ में तो हम नहीं बोल पाएंगे ना। सही बात है। देखो आप सबको बोलेंगे तो कौन इंसान आपको पता है कि कौन आदमी आपको अच्छा बोल पाएंगे, तो पर आपका ये क्या बोलता है वही मेन है कि आपको क्या करना है। तो करेंटली अभी क्या सीन है कि इनका है अभी करेंटली एक एलिगेंस नाम से यूनिसेक्स सैलून है। एलिगेंस यूनिसेक्स सैलून। तो यूनिसेक्स एक सैलून है, ठीक है, वो है आपका अमाउ रोड पे, कह सकते हैं इसके सामने टनकपुर रोड अमाउ, टनकपुर रोड अमाउ में जस्ट नियर बाय सौरभ हॉस्पिटल। सौरभ नहीं, प्रयास हॉस्पिटल। सौरभ प्रयास अगल बगल में ही है। सौरभ तो मुझे नहीं पता, बट प्रयास की जो बिल्डिंग है ना उसके अगला वाला सौरभ ही है। सौरभ। उसके बाद अगले वाला एक छोटी सी दुकान है, एक सॉरी घर है, फिर मटके की दुकान है, मटके की दुकान के बगल में एक छोटा सा गैराज है, गैराज के बगल में आपका सैलून है। राइट, कैसे पता चला आपको, देखा आपने?
देखो मेरे को सब कुछ मालूम होता है। ओह दैट्स ग्रेट। जो इंसान एक एनजीओ चला रहा है वो दिन भर घूम रहा है, ठीक है। तो आप कभी मेरे सैलून में नहीं आए? नहीं, अब देखो वो एक अलग कहानी है। अच्छा, कहानी घर यहाँ है, सैलून वहाँ है बात ना। तो सही है, कौन एक बार कटा निकले वो आएगा यही वाली बात। तो एक इनका प्रमोशनल वीडियो भी रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू। एक प्रमोशनल वीडियो सीके बेस्ट इंस्टाग्राम पे आएगा, ठीक है। इसमें हम आपको इनके सैलून से रूबरू कराएंगे, प्रॉपर्ली दिखाएंगे, क्योंकि देखो आप इंस्टाग्राम पे जो भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं सीके बेस्ट पे, एक अच्छी रीच आप दे रहे हैं। और प्रमोशनल वीडियो में अपने जो भी मुझको लगता है ना कि जेन्युइन लोग हैं इस खटीमा के, प्रमोशनल वीडियो में एक वीडियो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ हर किसी के लिए। ये मेरे लिए, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि आप लेट्स पढ़ाई आप गए थे जी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य है कि बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको जॉब मिल जाए, राइट। वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से वो गलत राह पकड़ेगा ही नहीं पकड़ेगा, नहीं गलत रास्तों पे जाएगा नहीं, नशे की तरफ जाएगा नहीं, इन सब चीजों में नहीं जाएगा। तो मैं उनके साथ इसलिए जुड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि वो चीज प्रमोट हो, लोग जुड़े उससे, राइट। तो यही है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एक इनके एलिगेंस जो इनका यूनिसेक्स सैलून है, आपको जाना चाहिए। एड्रेस यहाँ मेंशन है फुटर में, और मिलेंगे, हम भी जाएंगे, हम भी दिखाएंगे आपको प्रॉपर्ली उनका जो भी लुक ओवर है। ब्लू कलर की आपकी वो ब्लू कलर की है जी। तो वो सब देखा है मैंने, तो दिखाएंगे इनको अच्छे से प्रॉपर्ली। तो खटीमा की जनता जुड़े उसके साथ में, और इस पॉडकास्ट को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए एक बार बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कभी हार मत मानना, और मैं चाहती हूँ कि लाइफ में एक बार हार मान जाओगे वो चीज को कभी मत करना, और मन में कभी दुख मत लेना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, तो आपके साथ में वो चीज पॉजिटिव ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।